सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं बतलाने वाला हूं आप लोगों को सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर में जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है केतु का, उसके बारे में। कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, केतु का नक्षत्र परिवर्तन, इसके बाद शनि देव का जो अढ़ैया चल रहा है आपके ऊपर, कर्क राशि के ऊपर शनि देव की अढ़ैया चल रही है, और शनि देव की अढ़ैया से जो समस्याओं से जो आपकी पीड़ा है, उस पीड़ा का निदान कब होगा, आखिर क्यों होगा, कोई चीज़ आपके साथ क्यों होती है और उसका निदान कैसे होता है, कैसे आपका समय अच्छा हो जाएगा, और अगर समस्या है तो उसका कारण क्या है। सारी बातें मैं डिटेल से बतलाता हूँ, हमेशा डिटेल से बतलाता हूँ, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि केवल बतला दिया गया, आखिरकार कोई चीज़ क्यों होती है, इस पर मैं डिटेल से बतलाता हूँ। अब देखें, आपकी जो है कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जो भी हैं, वो चंद्रमा उनका लग्नेश होता है, और चंद्रमा चूँकि बार बार चेंज होते रहते हैं, हर अढ़ाई दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो इसकी वजह से जो फल की जो प्राप्ति होती है बड़ी तेज़ी से होती है और ऊपर नीचे चलता रहता है चंद्रमा की वजह से। अभी अगर मैं देखूं 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आपका जो राशि फल है वो क्या कहता है। मित्रों, इस बीच में देखें तो लग्न में ही आप देख सकते हैं कि लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं आपके, और वो मंगल जो है वो कर्क राशि का है, और कर्क राशि का मंगल नीच होता है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का जो मंगल होता है वो राजयोग कारक होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला, क्योंकि वो पंचमेश और दशमेश दोनों होता है। लेकिन चूंकि वो नीच हो गया और साथ ही साथ अपने प्रबल शत्रु राहु से भी दृष्ट है, तो यहां पर क्या होगा, कर्म क्षेत्र में परेशानी का कारक है। साथ ही साथ सूर्य देव की भी सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है, तो सूर्य पे की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, और कर्म के मालिक मंगल पर में राहु की दृष्टि, यानी कि कर्म भाव आपका सूर्य और राहु से प्रभावित हो गया है। इसमें कुछ बातें अच्छी निकल के आती हैं, कुछ बातें बहुत ज़्यादा अच्छी भी आती हैं, कुछ बातें खराब भी आती हैं। कि अगर सूर्य और मंगल अगर प्रभावित कर रहे हैं आपको, दसम भाव को राहु भी प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य मंगल राहु से 10th हाउस प्रभावित होने से क्या होगा, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में कुछ न कुछ समस्या आएगी। लेकिन राहु के अंदर अकस्मात है, यानी कि राहु अकस्मात शुभ फल भी देते हैं। राहु आपका स्त्री राशि का है, यानी कि मीन राशि का है, तो राहु जब दशमेश मंगल पर में दृष्टि देते हैं और सूर्य नीच का होकर के 10th हाउस पर उच्च दृष्टि दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी निकला कि राहु और सूर्य दोनों मिलकर के आपके कैरियर को ऊपर भी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो पोजीशन मिल रही है उस पोजीशन को आपको होल्ड कैसे करना है, ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अब आपकी कुंडली के अंदर अगर राहु, सूर्य, मंगल ये सब काफ़ी खराब पोजीशन में होंगे, तो हो सकता है कि नेगेटिव फल अधिक मिले। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु स्त्री राशि का ही है, मंगल अच्छे पोजीशन में है, सूर्य भी अच्छा है किसी तरीके से, तीनों, तो आपको रोजगार में, नौकरी में, हर हाल में आपको किसी न किसी तरीके से नवंबर के महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पदोन्नति का योग भी अपने आप बन रहा है। चौथा भाव जो होता है वो स्थान का होता है, अपनी जगह का होता है, और उस चौथे भाव पर में मंगल की दृष्टि पड़ती है, और वो मंगल राहु से दृष्ट है। तो जब कोई प्लैनेट पहले से ही किसी मित्र नहीं शत्रु से दृष्ट होकर के और वो जब दृष्टि देता है तो उस दृष्टि में अधिक बल रहता है। तो मंगल पर चूंकि राहु की दृष्टि, तो मंगल का चौथा दृष्टि सूर्य पर पड़ता है, तो सूर्य आपके चौथे भाव में हैं, और इससे ये होगा कि स्थान परिवर्तन का योग आसानी से बन जाएगा। सबसे जो खराब स्थिति बनाए हुए है कर्क राशि वालों के ऊपर वो है शनि महाराज। शनि महाराज स्वगृही होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठने से ये हो गया कि पहली बात तो अष्टम का शनि रोग देता है,
अष्टम का शनि जो होता है वो आर्थिक समस्याएं देता है। अष्टम का शनि जो होता है वो रोजगार के लिए बहुत बड़ी बाधा देता है। क्यों देता है, उसके पीछे का कारण भी जरूर आप जान लें। अष्टम का शनि स्वग्रही होकर के अपनी तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर में दिए हुए हैं, जो मैंने एरो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो सबसे ज्यादा ध्वंसात्मक होती है, खासकर उस परिस्थिति में जब उसका तीसरा घर उसके शत्रु का घर हो। तो यहां पे क्या हो गया, तीसरा घर का जो स्वामी है जो मंगल, वो शनि का शत्रु है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी बात ये आ गई कि शनि देव की तीसरी दृष्टि, खास करके वक्री अवस्था में, जब क्रूर ग्रह वक्री हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही क्रूर हो जाते हैं, यानी कि क्रूरता बढ़ जाती है। तो शनि देव की क्रूरता वैसे ही बढ़ी हुई, ऊपर से तीसरी दृष्टि रोजगार पे दे दिया, तो रोजगार पे दे देने से ये समस्या तो आ रही है। और ये सारी समस्या 15 नवंबर के बाद बड़ी तेजी से कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि सूर्य देव भी अगली राशि में चले जाएंगे और 10th हाउस पर में केवल शनि की दृष्टि रहेगी, और वो शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो उनकी क्रूरता कम हो जाएगी। और वैसे भी मार्गी हो जाने के बाद वो अगली राशि का फल देने लगेंगे, और अगली राशि का फल दे लेने से क्या होगा, उनकी दृष्टि चली जाएगी। मतलब 6 महीना पहले, 4 महीना पहले ही ये माना जाता है कि शनि धीमा प्लेनेट है। तो धीमे प्लेनेट होने की वजह से पहले ही ऐसा लगेगा कि 7.5 का प्रभाव और अढ़ैया का प्रभाव खत्म हो गया। तो 15 नवंबर के बाद आप अपनी मेहनत करते रहें, अढ़ैया हो या 7.5 हो, शनिदेव मेहनत करने वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और मेहनत करने वालों को हर हाल में जाते जाते माला माल करके चले जाते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति एकादश भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। गोचर में बृहस्पति दूसरे भाव का हो, पंचम भाव का हो, 7वें का हो, 9वें का हो या 11वें का हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं। यानी कि बृहस्पति का एक फॉर्मूला है 5 7 9 2 11, 5 7 9 2 11, यानी कि पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 9th हाउस में, 2nd हाउस में और 11th हाउस में जब बृहस्पति गोचर में जाते हैं तो जिस किसी की कुंडली में जाते हैं बृहस्पति बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी होकर के वो बैठ गए हैं एकादश में, और आपके एकादशेश पर में उनकी दृष्टि है, यानी कि धन के मालिक पर में दृष्टि है। और धन के मालिक पर भाग्य के स्वामी की दृष्टि पड़ जाने से होगा ये कि धन प्राप्ति आसानी से होगी। और बृहस्पति और शुक्र का जो समसप्तक योग होता है वो एक धनाढ़ योग होता है, इसमें बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। अब बात करें आपके विवाह की, तो विवाह से संबंधित मैं बतला दूं कि मंगल ने अभी मांगलिक योग गोचर में बनाया हुआ है, यानी कि मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि। तो जब कभी भी मंगल और केतु मिलकर के जिस भाव पर में दृष्टि देते हैं उस भाव से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मंगल और केतु दोनों मिलकर के आपके सप्तम भाव पर में तो दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन बचाव यहां पर में बृहस्पति का है, लेकिन बृहस्पति का भी वो नीच घर पड़ता है। तो यहां पे मैरिड लाइफ में आप सावधानी रखें पूरे नवंबर और आगे भी, क्योंकि मंगल तो अभी आपके लग्न में ही रहेंगे। केतु और ज्यादा बलशाली होने जा रहे हैं क्योंकि केतु 10 नवंबर से चले जाएंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य से केतु की शत्रुता है। केतु जो है सूर्य और चंद्र को प्रबल शत्रु मानते हैं, क्योंकि जब स्वरभानु दैत्य ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत का पान कर लिया था तो सूर्य और चंद्र ने ही विष्णु भगवान से कहा था कि ये लोग दैत्य होकर के आ गए अमृत पीने के लिए। तब विष्णु भगवान ने क्या किया था, सिर काटा था, तो राहु अलग हो गया और केतु जो है वही स्वरभानु का धड़ है। तो तब से राहु और केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के शत्रु, तो वो उनको ग्रहण भी लगाते हैं। यानी कि केतु पर में केतु और सूर्य की युति हो जाए या केतु सूर्य के समसप्तक में आ जाए। तो यहां पर में केतु चूंकि सूर्य के नक्षत्र में चले गए हैं तो केतु यहां पर
हर किसी के लिए वो कल की वीडियो में बनाऊंगा कि केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आखिरकार होगा क्या और उसके पीछे की सारी कहानी क्या है। लेकिन आपके लिए केतु फिर भी कंपैरेटिवली अच्छी स्थिति में है, क्योंकि केतु तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में जब कोई प्लेनेट जाता है यानी कि केतु का फल, तो केतु जिस भाव में जाते हैं उस भाव का व्यय करवा देते हैं, यानी कि खर्च करवा देते हैं। तीसरा भाव है ही पराक्रम का, तो पराक्रम है तो पराक्रम का खर्च होना, यानी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और उससे आपको फायदा ही होगा। लेकिन चूंकि केतु मंगल की 7th हाउस पर में दृष्टि पड़ रही है और 7th हाउस का लॉर्ड भी अष्टम भाव में है, तो मैरिड लाइफ में आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। किसी प्रकार की अगर समस्या आने लगे तो आपको सबसे आसान रास्ता यही है कि आप समझ जाएं कि अभी मेरा मंगल और केतु की मेरे 7th भाव पर में दृष्टि है, तो मुझे अभी किसी भी व्यर्थ के झगड़े में नहीं पड़ना। संतान के लिए अगर मैं बतलाऊं तो बृहस्पति की दृष्टि शुक्र और बुध पे पड़ रही है, पंचमेश लग्नस्थ है, यानी कि पंचम का स्वामी लग्न में है। आपके संतान की अभ्युन्नति होगी, आपके संतान आपकी बात मानेंगी, आपके संतान के भाव पर में बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिससे कि हर हाल में संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके सगे भाई बहन पर है, बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान पर है, आपकी बुद्धि पर है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर में भी है। तो मंगल केतु लगे हुए हैं दाम्पत्य को बिगाड़ने में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उसको पूरी तरीके से बचाएगी। शुक्र आपका चतुर्थेश है, यानी कि भूमि का, भवन का, जमीन का, वाहन का, माता का कारक है। वो शुक्र भी मंगल की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है और राहु से भी दृष्ट है। राहु और शुक्र में मित्रता है। तो यहां पर यह बात आ रही है कि शुक्र भी आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे। अब बात आ जाती है कि नेगेटिव एक्सट्रीम क्या है। तो शनि 15 नवंबर तक कम से कम शनि देव आपको अभी और समस्या दे सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर को भी अब केवल 10 ही दिन बचे हुए हैं। आप शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव का तांत्रिक मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित रूप से ये शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि केतु तीसरे भाव में है, यही भाव के अंदर देखा जाता है। तो केतु अभी आपके तीसरे भाव में पराक्रम की ही वृद्धि करेंगे, किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बृहस्पति अगले मई तक 11th हाउस में बैठे हुए हैं और आपको समझ लीजिए तो इसमें आप अपना पराक्रम को बढ़ा करके, क्योंकि पराक्रम के मालिक केतु पर में बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगे। कॉन्फिडेंस कम किया हुआ है शनिदेव ने, वो शनिदेव 15 नवंबर के बाद से आपके अंदर वो जो नेगेटिव है आपके जीवन का वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु, ये सभी जो प्लैनेट हैं आपके लिए शुभ फल देने लगेंगे। मित्रों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल मैं केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। निश्चित रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।